पूरा देश इस बारे में सोच रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में अगर एनडीए, जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, वो चुनाव हार गया, तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार की राजनीति नहीं खत्म होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर एनडीए चुनाव जीत गया, तब फिर मैं समझता हूं सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा। और हो सकता है कि उनकी कोशिश हो, अगर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने दें और अपनी उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लें कि वही बिहार पे एक भाजपाई मुख्यमंत्री हो। बहरहाल, जो कल की शाम एग्जिट पोल की शाम थी, जो व्यवसायिक चैनल हैं, उनके अंदर करीबन 7-8 एजेंसियां जो हैं, वो अपने एग्जिट पोल दिखा रही थी। उसमें एक एजेंसी को छोड़कर बाकी सभी दिखा रही थी कि बिहार में, शायद एक और एजेंसी को छोड़कर, बिहार में एनडीए की हवा चल रही है। बिल्कुल एक तरफा दिखा रही थी, जैसे कि महागठबंधन की कोई चुनौती हो ही नहीं। शायद चाणक्य नाम की एक संस्था, पुराना वाला चाणक्य नहीं, चाणक्य नाम की एक संस्था एनडीए की सरकार बना रही थी, लेकिन टक्कर दिखा रही थी। बाकी एजेंसियां तो टक्कर भी नहीं दिखा रही थी। मेरी अपनी मान्यता यह है कि ये पूरी की पूरी पूरे एग्जिट पोल जो है, एक खास तरह की पूर्व निर्धारित थीसिस पर टिके हुए थे। यानी पहले से तयशुदा थीसिस पर टिके हुए थे और उसके हिसाब से आंकड़े गढ़े गए थे। वो थीसिस क्या थी? वो थीसिस ये है कि चूंकि मतदान बहुत ज्यादा हुआ है, ऐतिहासिक मतदान हुआ है, और उसमें स्त्रियों ने बहुत वोट दिया है, वो सारे वोट जो है वो एनडीए को मिल गए। ये पहली थी। दूसरी थीसिस ये है कि छोटी पार्टियों का कोई खास महत्व तो नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्यादातर सीटें जो हैं 3 बड़ी पार्टियों के बीच में बांट दी। छोटी पार्टियों का मतदान प्रतिशत क्या होगा, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनका प्रभाव क्या होगा, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी थीसिस ये है कि युवा वोट का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वो जातियों में बटा हुआ है और वो उसी हिसाब से वोट कर रहा है। इन 3 बुनियादी थीसिस पर आधारित होकर ये पूरे एग्जिट पोल गढ़े गए थे। मैं कह रहा हूं, इनको बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया गया था एग्जिट पोल को। तो मैंने अपनी राय तो आपको बता दी, अब आप अपनी राय बताइए। देखिए अभय जी, पहला तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जिन एजेंसियों ने कल एग्जिट पोल जारी किए, उनमें एक दो को छोड़ करके आपने कितनों के नाम पहले सुने थे? किसी के नहीं। आप भी इतने पुराने सफोलॉजिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। एक को मैट्रिज वाले को जरूर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने सुना था, और ये चाणक्य तो दूसरा है, एक चाणक्य टुडे अलग है। तो बाकी जितने नाम हैं, मैंने तो कम से कम पहली बार देखे किसी भी चुनाव में, किसी विधानसभा चुनाव में, किसी भी लोकसभा चुनाव में। तो इन एजेंसीज की का पुराना इतिहास क्या है, उसका पोल सर्वे का, एग्जिट पोल का मेथोडोलॉजी क्या है, कितने सैंपल साइज क्या रहा, कितने बजे तक किया इन्होंने, तो ये सब तो कहीं कोई स्पष्ट है नहीं। उन्होंने एक तरीके से, अच्छा कुछ तो ऐसे जिन्होंने वोट परसेंटेज भी नहीं दिया, खाली सीटें दे दी, और कुछ ने वोट परसेंटेज इतना ज्यादा दिया, 55% तक वोट दिखा दिया, और एक ने तो 200 से ज्यादा सीटें, 209 के आसपास सीटें दे दी एनडीए को। अब किसी के आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई ठीक है, हर व्यक्ति, हर संस्था का अपना अधिकार है, कुछ भी आंकड़े दिखाए, जो भी दिखाना हो, लेकिन जब आप कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ तर्क होने चाहिए, कुछ मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कुछ वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अब ये एक जनरल नैरेटिव है कि साहब महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाला और सारा वोट एनडीए को चला गया। लेकिन महिलाओं कोई आंकड़ा नहीं दिया है महिला पुरुष का। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है महिला पुरुष का। टीवी चैनलों में जरूर, जिस वक्त ये लोग एग्जिट पोल दे रहे थे, उस वक्त भी बिहार में मतदान जारी था। अब बिल्कुल मतदान जारी था उस वक्त, मतदान तो 6 बजे के बाद तक हुआ है। कितना पड़ा है कुल मिलाकर? हाँ, और एग्जिट पोल आ गए थे आंकड़े इनके। जबकि पहले आपको याद होगा, पहले एग्जिट पोल होता था तो एग्जिट पोल कई चरणों में होता था। नहीं, और दूसरा एग्जिट पोल चरणों के अलावा ये सख्त पाबंदी थी कि मतदान जब खत्म हो जाएगा तब उनके आंकड़े जारी होंगे। ये एक चुनाव आयोग की पूरी सख्त पाबंदी है, इसीलिए हम लोग चैनलों पे बैठ तो जाते थे 5 बजे से, लेकिन 7, साढ़े 7 बजे के आसपास एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू होते थे। 2 घंटे तो हम लोग चुनाव के ट्रेंड पे और वोटिंग पैटर्न और इस पे चर्चा करते थे, या पुराने इतिहास उस पे। तो इस बार तो अचानक आंकड़े परोस दिए गए,
दूसरी बात यह है कि आज शायद शाम को कुछ चैनलों के एग्जिट पोल आएंगे, जो थोड़ा जो पुरानी जो एजेंसीज हैं, जैसे एक्सिस बैंक इंडिया हो गया, सी वोटर हो गया, या एक दो और है, खैर वो तो अब मैं इन्हीं की बात करता हूँ, एग्जिट पोल्स की। बिहार में से लौट कर आने वाले जितने, बिहार में जो लोग सक्रिय थे, उनसे आप जितने लोगों से मेरी बात हुई, ठीक है, सबके अलग अलग राय थी, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति ने एक तरफा इस तरह की आंधी चलने की बात नहीं कही। एक तरफा बिल्कुल आंधी चल रही है, नंबर एक। कुछ लोगों ने, मित्रों ने टक्कर बताई, कुछ ने महागठबंधन को आगे बताया, कुछ ने एनडीए को आगे बताया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि एक पक्ष में एक तरफा आंधी चल रही है। और अगर आप तर्कों की बात करें तो महिलाओं का वोट, ज्यादा वोट हमेशा एनडीए को 2005 से नीतीश कुमार ने जब से कमान संभाली बिहार में मिलता रहा है, और उसका एक इतिहास है। उसमें महिलाओं का पंचायत में आरक्षण, सेना बच्चियों को उनके लिए अलग से जो है व्यवस्थाएं करना, सैनिटरी नैपकिन का एडवांस, सारी जीविका दीदी की योजना, तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो नीतीश कुमार ने अपने पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में जारी की, उनका सबका जो है वो एक पूरा एक कंटिन्यूटी है उनको वोट। मैं 2015 में था तो मैं सवर्णों के गांव में घूम रहा था, भूमिहारों के गांव में घूम रहा था, वहां महिलाएं नीतीश कुमार की बात कर रही थी, जबकि नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे, और पुरुष जो है एनडीए की बात कर रहे थे। तो वो तो एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन ये भी सही है कि अगर पिछले चुनाव को देखें 2020 में, तो तब भी एनडीए का प्रतिशत ज्यादा था महिलाओं में, लेकिन इसके अलावा महागठबंधन को भी अच्छा खासा महिलाओं का वोट मिला था। 38 से 39% के आसपास वोट महागठबंधन को मिला था, और 40 से 41% वोट के आसपास एनडीए को मिला था महिलाओं का। इस बार 10,000 वाली जो योजना है उसको लोग गेम चेंजर के रूप में पेश किया गया। हमको भी भाई ठीक है, स्वाभाविक है, चूंकि मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, झारखंड का ये उदाहरण हमारे सामने है, तो लगता है सबको कि एक नैरेटिव बनाया गया कि महिलाओं के वोट से गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वो मुद्दा नहीं था जो बिहार में है, कि वो महिलाएं जिनको 10,000 रुपए में खाते में पड़े हैं, उनके बेटे बाहर नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनके पति, उनके भाई, उनके दामाद, उनके बेटे, ये मतलब महीनों महीनों, 6-6 महीने, साल भर जाके बाहर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, या और छठ में या किसी त्योहार के मौके पर घर आते हैं। तो महिलाओं का ये सवाल भी है कि भाई उनके बच्चों को, उनके पुरुषों को परिवार के बिहार में स्थायी रोजगार मिले, तो रुके। ये मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं था अभय जी, ये मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं था, और कमोबेश। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, महिलाओं और पुरुषों के बीच में अगर प्रतिशत भले उनका ज्यादा हो, लेकिन नंबर पुरुषों का ज्यादा है, क्योंकि 1000 बनाम 918 के आसपास रेशो है महिला पुरुष का बिहार में। तो अगर प्रतिशत ज्यादा भी हो जाता है महिलाओं का वोट का, तो भी नंबर पुरुषों का ज्यादा रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएं एनडीए को वोट दे रही है, सारे पुरुष महागठबंधन को वोट दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हर वर्ग की, परिवार की प्राथमिकताएं हैं। मेरा प्रश्न ये है इन एग्जिट पोल वालों से कि सोफोलॉजिस्ट जो है, कि क्या उन वर्गों की महिलाएं, जो वर्ग महागठबंधन के वोटर हैं, और उन वर्गों की महिलाओं ने 2020 में भी एनडीए को वोट नहीं दिया, क्या वो इस बार वोट दे रही हैं एनडीए को? अगर उन्होंने एनडीए को वोट दिया है तब तो ठीक है, बहुत एनडीए का फायदा मैं भी मान लूंगा। लेकिन अगर वैसा ही पैटर्न है कि 10,000 की योजना और महिला कल्याण के कारण नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोटर है, एनडीए का जो परंपरागत वोटर समूह है, उसकी महिलाएं एकजुट हो गई है, तो फिर नतीजे फिर वही रहेंगे, मतलब फिर कोई एडिशनल लाभ तो नहीं होगा। तो कितना अतिरिक्त महिलाओं का वोट पिछले चुनाव के मुकाबले मिला है, इसका तो विश्लेषण अभी हुआ नहीं है। जब तक इसका विश्लेषण नहीं होगा तब तक नहीं पता लग सकता। फिर पलायन और युवा और बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, अगर कोई एक मुद्दा पूरे पैन बिहार में दिखाई पड़ा है लोगों को, वो चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनेताओं, पार्टियों के कार्यकर्ता हो, जो भी उस चुनाव में गए हैं, सबने लौट के बताया कि पलायन और रोजगार का मुद्दा एक केंद्रीय मुद्दा उस चुनाव में है। बाकी मुद्दे गौण है, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे तो इस चुनाव में बिल्कुल कहीं चर्चा में थोड़े बहुत बीजेपी लाने की कोशिश की, लेकिन जनता के बीच चर्चा का विषय नहीं बने। घुसपैठियों का मुद्दा चर्चा के बीच, जनता के बीच नहीं बना। राष्ट्रवाद
जो है जनता के बीच चर्चा का मुद्दा नहीं बना। दिल्ली का बम विस्फोट एक दिन पहले हुआ भी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बिहार में लोग कहते हैं कि उतना नहीं दिखा जितना, मतलब ऐसी घटना अगर 10 दिन 15 दिन पहले हो जाती तो शायद उसका कोई नैरेटिव बनाती बीजेपी। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा, ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी बहुत भावनात्मक तरीके से खेलती है, उसके पास एक आर्ट है, वो इस बार बिहार में चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। क्या हुआ? पलायन और रोजगार का बड़ा मुद्दा, महिलाओं के रोजगार का मुद्दा मैं मानता हूँ, वो भी एक मुद्दा वो एनडीए अपने पक्ष में कर रहा था। तीसरा जो फैक्टर था, जैसे पिछली बार चिराग पासवान एक फैक्टर थे, तो इस बार प्रशांत किशोर का भी फैक्टर था, जन स्वराज का फैक्टर था। जन स्वराज को सीटें भले न मिली हो, लेकिन अगर वोट उनको मिल रहा है 5%, 6%, 7%, जो भी वोट मिलेगा, वो वोट किसका काटा उन्होंने, वो किसके खाते में गया, कहाँ किसका काटा? क्या सिर्फ महागठबंधन का काटा, या सिर्फ एनडीए का काटा, या दोनों का काटा? उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये सब एग्जिट पोल इस पर मौन है, इस पर उनका कोई कहीं किसी तरह का विश्लेषण नहीं है। तो मुझे लगता है इन एग्जिट पोल को फिलहाल, कम से कम मैं तो बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं तो 14 तारीख का इंतजार करूंगा। और वैसे भी लोकसभा चुनाव का हम उदाहरण देख चुके हैं, सारे एग्जिट पोल 350, 400, 450 सीटें सब दे रहे थे, हम लोग भी चैनलों बैठे हुए थे, आप भी रहते थे साथ में, लेकिन नतीजे तो बिल्कुल अलग आए। किसी ने भी इन नतीजों की बारे में बात नहीं की थी। एक एग्जिट पोल ने कहा था कि 240 से 250 के आसपास बीजेपी की सीटें रहेंगी, वो था डीबी लाइव जो देश बंधु का है। वो इस बार भी, उसका भी एग्जिट पोल कल आया है, अगर आप उसको देखें तो वो जो वो कर रहा है, उसके हिसाब से महागठबंधन की 130 135 सीटें और 95 से 108 सीटें एनडीए की, उसके मुताबिक डीबी लाइव। अब वो भी कितना कहाँ तक सच है तो 14 तारीख को पता लगेगा। अभी एक आकलन मेरे पास किसी ने भेजा, अब उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मैं नहीं जानता कि कितना क्रेडिबल है, लेकिन एक परिचित मित्र है, उनका कहना था कि कोई आंतरिक सर्वे है कुछ लोगों का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि एनडीए 103 सीटें और महागठबंधन 132 सीटें और अन्य में 8 सीटें, ये उनका पोल है, जिसमें बीजेपी को 41, जेडीयू को 55, एलजेपीआर को 4, आरएलएम को 1 और हमको 2, इस तरह की सीटें का आकलन है उनका। महागठबंधन में वो दे रहे हैं सीपीआई को 2, सीपीआईएमएल को 12, आईआईपी को 1, कांग्रेस को 28, आरजेडी को 84 और वीआईपी को 5, 132, एआईएमएम को 2, बीएसपी को 1, आईएनडी आरजेडी 1, जन स्वराज 3 और जेजेडी 1। ये भी आकलन ही है, ये कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं है या कोई एग्जिट पोल का अपना जिसका आकलन है। अब ये अलग अलग तरह के आकलन है, सब में विरोधाभासी भी है आपस में, लेकिन कल के जो एग्जिट पोल है वो जिस तरह की दिशा दिखा रहे हैं, एक तो पहली बात उन एजेंसीज के बारे में मेरा कोई, मैं जानता नहीं हूँ कि उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना उनका मेथोडोलॉजी क्या है, कितनी वैज्ञानिकता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वो आंकड़े कहाँ से आ गए, कहाँ बना दिए। मुझे लगता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ उसमें एनडीए को एक तरफा दिखाया जा रहा है, अगर एनडीए को भी दिखाए हैं आप ठीक है, लेकिन उसकी एक मेथोडोलॉजी और उसका एक पूरा डिटेल देना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए कि भाई ये फैक्ट। देखिए एनडीए का कोई नया नैरेटिव तो था नहीं इस बार, आमतौर पर नैरेटिव पे चुनाव होते हैं, एनडीए को नया नैरेटिव नहीं था, 20 साल का शासन था उनका। ये सही है कि लोग, हर आदमी ने कहा भाई नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। 2016 में मैं आसाम घूम रहा था, वहां तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे 15 साल से, एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो उनके खिलाफ बोल रहा हो। सब कहते थे बड़ा खानदानी आदमी है, ईमानदार आदमी है, 15 साल से मुख्यमंत्री है, बड़ा काम किया है उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव चाहिए। बहुत महिलाएं भी कह रही थी, महिलाओं के लिए तरुण गोगोई ने बहुत काम किया था उस समय, साड़ियां भिजवाना, तमाम सारी सुविधाएं देना, ये सब जो है, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई, तरुण गोगोई के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी थी क्या? कोई नाराजगी तो नहीं मिली कहीं, आप याद करिए। वो तो सर्वे वगैरह में भी आगे दिखाए जा रहे थे अटल जी के खिलाफ, बिल्कुल नहीं थी, वो सर्वे में भी आगे थे, सर्वे में आगे दिखाए जा रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी नहीं होगी, लेकिन पूरी 20 साल के सरकार की जो परफॉर्मेंस है उस पर तो सवाल उठ ही रहे थे। और जो उन्होंने काम किया था 2005 से लेकर 2010 में, उसका नतीजा उनको 2010 में जनता ने दिया। 2010
से 2015 के बीच जो काम हुआ उसका उनको पुरस्कार जो है 2015 में मिला, फिर 2020 में पुरस्कार मिला नीतीश कुमार को। तो कितने पुरस्कार जनता देगी ये भी तो देखना चाहिए। पता नहीं नतीजा क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि जो भी हो कि लड़ाई कांटे की होगी दोनों गठबंधनों के बीच में, क्योंकि साधनों की दृष्टि से, नेताओं की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, सरकार में होने का फायदा, ये फायदे एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व भी एनडीए के पक्ष में है, ये सब चीजें एनडीए के पक्ष में, इसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो निश्चित रूप से सरकार को असहज करते हैं, और जातियों का समीकरण का साहनी इधर आ गए, चिराग जी उधर चले गए। और एक बात अजहर जी, पता नहीं आपने भी शायद महसूस की होगी कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में, महागठबंधन में तो ये तय है कि नतीजा जो भी आए, लेकिन महागठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, क्योंकि वो करीब 145-50 सीटें लड़ रही है। अगर आधी भी जीतती है तो भी उससे 60% सीटें आ जाएंगी। और कांग्रेस जो है वो 60 सीटें लड़ रही है, वो अगर आधी भी जीते तो भी 30 ही रह पाएगी। अगर ये मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, उसका आरजेडी का मिनिमम, इसका मैक्सिमम, तो वहां कोई होड़ नहीं है कि नंबर 1 पे कौन आएगा। जी हाँ, स्पष्ट है, एमजेपी के अंदर नंबर 1 पे आरजेडी रहेगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में नंबर 1 पे कौन आएगा, इसकी एक होड़ है, क्योंकि दोनों की कोशिश है नंबर 1 पे वो आए। बीजेपी चाहती है नंबर 1 पे बीजेपी आए ताकि अपना चीफ मिनिस्टर बना सके। नीतीश कुमार और जेडीयू चाहता है नंबर 1 पे वो आए ताकि उनका दबाव बरकरार रहे। इसके अलावा एलजेपी आर, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसमें और जेडीयू के बीच में जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं, जिनमें मीठे कम खट्टे ज्यादा हैं, उनको, उनके बीच में क्या उनके वोटरों में कोई सिनर्जी बनी है, या उनके वोटरों ने एक दूसरे को ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है जब तक इन सबका ढंग से विश्लेषण नहीं होगा, तब तक कोई आकलन करना किसी भी एग्जिट पोल के लिए संभव नहीं है।